नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कार्बन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में कि क्यों कार्बन है इतने ज़्यादा यौगिक बनाता है, क्या कौन से कार्बन के स्पेशल फीचर्स हैं जिनकी वजह से कार्बन की जो उपलब्धता है या कार्बन के जो यौगिक हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक रहेगा थंबनेल में जैसा आपको दिखाई दे रहा है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बच्चों, जो कार्बन है, कार्बन से जुड़े जितने भी यौगिक हैं, इन यौगिकों का एक नामकरण संस्कार किया गया है एक संस्था द्वारा, जिस संस्था का नाम है आईयूपीएसी। हम आज के लेक्चर में इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस टॉपिक पर जाने से पहले बच्चों अपन एक छोटी सी बात को और डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों को दर्शाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र को, जो फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। कुर्सी की पेटी बांध लें और अपना कॉपी और पेन लेकर साथ बैठें, नोट्स बनाते रहें। देखें बच्चों, आज सबसे पहले हमारी जो हेडिंग रहेगी वो ये रहेगी बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। कहने का मतलब है कि अपन उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। जैसे भाई शादी का कार्ड आता है और उसमें लिखते हैं ना, प्रतिभोज को ऐसे हाईलाइट करके, प्रतिभोज शाम 6 बजे से आपके आगमन तक, है ना, वो लिखने का तरीका होता है। हमारी नज़र सीधी वहीं जाती है कि हाँ बस जिम्मा ताड़नी है ना। तो इसी प्रकार कार्बनिक यौगिकों को कैसे अपन निरूपित करते हैं वो देखते हैं। देखो, कार्बनिक यौगिकों को 3 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, या 3 प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का सूत्र लिखा जा सकता है। कौन कौन से सूत्र हैं? पहला है बच्चों पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, या बोल सकते हैं पूर्ण संरचनात्मक निरूपण, है ना। देखो पूर्ण संरचनात्मक कैसे, जैसे मान लो कि एक कार्बनिक यौगिक है ये। अब कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन आएगा, अब कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन तो रहेगी रहेगी। तो ये जो जुड़ी हुई हाइड्रोजन है, इन सबको मैंने यहाँ पर पूरा पूरा ऐसे खोल के लिख दिया, तो ये हो गया इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। कि मैंने इसको पूरी तरह से जो भी इसके अंदर मटेरियल था कि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी है। ऐसे मान लो कि आप ये तो जानते ही हो, मैंने आपको कल बताया था कार्बन की संख्या 1 2 3 4, ये ब्यूटेन का सूत्र ऐसे मान लो, है ना। तो ब्यूटेन के सूत्र को एक इस प्रकार से आपने लिख दिया, एक फॉर्मूला ऐसे हो गया। ये पूरी तरह से आपने हाइड्रोजन को खोल कर लिख दी, तो ये इसका कौन सा हो गया? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र हो गया। ठीक है। दूसरा जो बच्चों डिनोट करने का तरीका होता है ना, वो कौन सा होता है? संगनित संगनित संरचनात्मक सूत्र। ठीक है। संगनित संरचनात्मक सूत्र का मतलब क्या है? इनको ऐसे थोड़ा सा कंजस्टेड कर देना है कि जो हाइड्रोजन बाहर बिखरी पड़ी है उन हाइड्रोजन को थोड़ा थोड़ा समेट देना है। इस कार्बन से कितनी हाइड्रोजन जुड़ी है? 3, तो डायरेक्ट लिख दो CH3। इससे कितनी जुड़ी है? 2, तो CH2। इससे कितनी जुड़ी है? 2, तो CH2। इससे कितनी जुड़ी है? 3, तो कितना हो गया? CH3। ये बच्चों देखो, ये हो गया इसका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र और ये हो गया इसका संगनित संरचनात्मक सूत्र। कहने का मतलब है कि दोनों में से फॉर्मूला सेम है, पर जो इसको दर्शाने का तरीका है वो अलग अलग है। इसको पूरा खोल के दर्शाया और इसको अपने हाइड्रोजन को इसके साथ में लिख दिया। ये तो इनके नॉर्मल दर्शाने का तरीका था। तीसरा तरीका है जो 12वीं क्लास में सबसे ज्यादा काम में आता है, वो कौन सा है? देखिए बच्चों, अगली स्लाइड पे देखेंगे अपन उसको। आबंध रेखा निरूपण, और इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं, ये बहुत काम की चीज है। इसको आप अलग से पेज में लिखें, स्टार बना के हेडिंग डालें, आबंध रेखा निरूपण बॉन्ड लाइन फॉर्मूला।
इसको ध्यान से समझना। काफी बच्चे 12th में आ जाते हैं, उसके बावजूद भी ये चीज उनको है ना पूरी पूरी समझ में आती नहीं है। कार्बन की काउंटिंग में मिस्टेक आती है, किसी को कहाँ कार्बन दिखता है, किसी को कहीं पे हाइड्रोजन दिखती है, कहीं पे हाइड्रोजन दर्शाने लग जाते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना। तो देखो ब्यूटेन का ही अपन उदाहरण ले लेते हैं वापस। ये लिखा था अपन ने क्या, CH3 CH2 CH2 CH3। ये अभी अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था ना, यहाँ पे देखो ये दर्शाया था मैंने ऐसे संगणित संरचनात्मक सूत्र में वो, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, आबंध रेखा निरूपण करना है इसका। तो देखो नाम से स्पष्ट है, आबंध बंधों को दर्शाएगी कौन, रेखा, है ना। बंधों को दर्शाने के लिए रेखा काम में लेनी है। और कैसे काम में लेते हैं, कितने कार्बन है, 4, तो इसको ऐसे दर्शाऊंगा मैं, देखो कैसे, ठीक है। तो यहां पर आपको जो कोना दिखाई दे रहा है ये, और ये 2 किनारे, है ना, इस पर होगा हमेशा कार्बन। कौन रहेगा, कार्बन। ये ध्यान रखना कि आबंध रेखा निरूपण में कार्बन कहां कहां रहेंगे, प्रत्येक किनारे पर और प्रत्येक कॉर्नर पर। एवरी एज एंड एवरी कॉर्नर हैव ए कार्बन एटम। ये ध्यान रखना कि जहां भी आपको किनारा दिखाई दे या जहां भी कोना दिखाई दे, वहां पर कौन रहेगा, कार्बन। अब मैंने यहाँ पे इसमें टोटल यहाँ से शुरू किया, ये किनारा हो गया, एक कोना बन गया, 2 बन गया, ये 3 बन गया और ये 4 बन गया, हो गया निरूपण हमारा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन नहीं दर्शानी है। कौन सी हाइड्रोजन नहीं दर्शानी है, जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ी है वो हाइड्रोजन नहीं दर्शानी है। वो सीधा आपको अंडरस्टूड रहेगा कि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, एक बॉन्ड बना लिया, कितनी हाइड्रोजन कम पड़ रही है, 3, तो यहाँ पे 3 रहेगी वो, ठीक है ना, आपको दर्शाना नहीं है। आई सबको बात समझ में। और क्या रूल है, और ये रूल है कि यदि कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त और कोई अन्य परमाणु आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, इन सबको इस फॉर्मूला में दर्शाना है, ठीक है। यदि हाइड्रोजन कार्बन के अतिरिक्त किसी और अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब से जुड़ी हो तो उसको दर्शाना है, केवल कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को नहीं दर्शाना है। जो मैंने बातें बोली है उनको मैं बोर्ड पे नोट कर देता हूं, उसके बाद उदाहरण से इस चीज को समझेंगे कि कैसे आबंध रेखा निरूपण अपन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस चीज को बनाते हैं हलवा, खाने को सब तैयार। तो कौन कौन से रूल्स हैं वो देखते हैं एक बार। यहां पर अपन आबंध रेखा निरूपण के क्या लिखेंगे, रूल्स लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन से रूल्स है, रूल्स वैसे कहीं कोई ऐसे आपको पूछेगा नहीं कि रूल्स क्या है, ये केवल समझने का तरीका है, आपको समझाने के लिए मैंने रूल्स बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। सबसे पहला रूल क्या है, प्रत्येक किनारा एवं प्रत्येक कोना एक कार्बन परमाणु रखेगा। कहने का मतलब है कि प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक किनारे पर कौन बैठा रहेगा, एक कार्बन बैठा रहेगा। अब आपको 5 कार्बन की श्रृंखला दे दी, 10 की दे दी, तो आप शुरू करो बनाना और किनारे कोने गिन लो, 10 होते ही बस खत्म, वो फॉर्मूला खत्म। आई ना बात समझ में। अब ये तो पहला सिंपल सा रूल हो गया। दूसरा, इस फॉर्मूला में और क्या करना है, कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन को नहीं दर्शाना है, कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन नहीं दर्शाएंगे, ठीक है भाई साहब, ओके। कार्बन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, को दर्शाना है, ठीक है बच्चों। यदि हाइड्रोजन कार्बन के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व से जुड़ी हो तो उसे
दर्शाना है, ये रूल्स है बस, ठीक है। अब इन सभी रूल्स को अपन एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, है ना। ये एग्जाम्पल आपको हल्का सा समझ में आया, ठीक है। अब आगे वाली स्लाइड में अपन एग्जाम्पल देखते हैं एक दो और इन रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन आबंध रेखा निरूपण के क्या लेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, है ना। आपको खुद को ट्राई करना है पॉज करके वीडियो को। ये मान लो आपके पास में मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, इसको सेकंड और इसको मैंने दे दिया थर्ड। इन सब का आपको यहाँ पर करना है क्या, आबंध रेखा निरूपण। रूल्स वापस याद करें, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दर्शाना है, कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन नहीं दर्शाएंगे, अन्य किसी तत्व से अगर हाइड्रोजन जुड़ी है तो उसको दर्शाना है, और अन्य कोई तत्व और जुड़ा है तो उसको भी दर्शाना है, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। अब अपन देखते हैं इसको कैसे करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने। कितने कार्बन है काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। आपको पता है कार्बन एक किनारे से शुरू होकर कोने कोने और लास्ट में किनारे पर खत्म कर देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, या 5 बिंदियां बना लो, 1 2 3 4 5 और सबको मिला दो, खत्म निरूपण, है ना। ये यहाँ पर निरूपण यहाँ पर इसका हो गया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करो, कार्बन की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना, तो 5 बिंदियां बनाओ ऐसे, 1 2 3 4 5, ये सभी जगह कार्बन है, ये मिला दिया, बन गया, ठीक है। अब देखो इधर वाला जो सेकंड वाला कार्बन है इस पर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है ना। तो यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 नंबर, इस 2 नंबर वाले पे कौन जुड़ा है, OH, कौन जुड़ा है, OH। ये हाइड्रोजन किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से, तो इसको दर्शाना है। और ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व है, इसको भी दर्शाना है। यहाँ पर देखें कार्बन कितने, 1 2 3 4, है ना, 4 है, तो 1 2 3 4, ये मैंने यहाँ पर 4 कार्बन की आबंध रेखा बना दी। इस कार्बन से कौन जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, ठीक है, एक OH जुड़ा है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड बनाना है। ये रेखा बॉन्ड को दर्शाती है, और कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। आई सबको बात समझ में, ठीक है ना। क्या करना है, जितने बॉन्ड है वो बॉन्ड दर्शाने हैं, कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य आ जाए उसको दर्शाना है, हाइड्रोजन किसी अन्य से जुड़ी है, देखो यहाँ भी हाइड्रोजन किससे जुड़ी है, ऑक्सीजन से, उसको दर्शाना है, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे बात करते हैं, अब हमारी मेन हेडिंग पे आते हैं अपन, IUPAC नामकरण, है ना। IUPAC नामकरण कैसे होता है, IUPAC क्या है, कौन कौन से उसके रूल्स हैं, बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर मान सकते हो आप IUPAC को, है ना। तो देखते हैं IUPAC की शुरुआत कहाँ से होती है, सुनना सभी बच्चे ध्यान से। IUPAC नामकरण, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये आपको 8वीं क्लास से आती होगी शायद। IUPAC की फुल फॉर्म होती है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है IUPAC। जिसको नहीं आ रही है वो याद करें, ठीक है, आ रही है उसको अच्छी बात है। ये इसकी फुल फॉर्म है, सॉरी, चलो इसको यहीं रख देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अब जैसे मान लो कि आप अपने जो मारवाड़ी घरों में क्या होता है कि
कि जैसे आपका बाहर तो नाम बहुत अच्छा है, बाहर तो आपका नाम जैसे किसी का महेश होता है, किसी का राजेश, विजय, सर फलाना ये, और घर कालियो और धोलियो और नांदेरा में भाणियो और, है ना, ये ऐसे अजीब अजीब नाम हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, अब जो कार्बनिक यौगिक है ना, अब कार्बनिक यौगिक भारत में कार्बनिक यौगिक को मान लो आपने, जैसे भारत के अंदर कार्बनिक यौगिकों में मान लो कोयला है, अब हम इन्हें कोयलो, फलानो, इयान को, बियान को, कुछ भी बोल सकते हैं अपन उसको, है ना। अब भारत से बाहर जाओगे आप तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, और कहीं जाओगे उसको और कुछ बोलने लग जाएंगे। तो इन सभी, अब केमिस्ट्री तो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम ही रहने वाली है, केमिस्ट्री तो जहां भी पढ़ोगे वहां सेम ही रहेगा। अब केमिस्ट्री को सभी पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाने, हर एक चीज को एक ही नाम से जाने, इसलिए एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था ने ठेका लिया कि भाई साहब सारे कार्बनिक यौगिक हमें दे दो आप, है ना, हम इन सब का नामकरण करेंगे और उसी नामकरण को सबको अपनाना पड़ेगा। ये बस फाउंडेशन है कि हमने जो बोल दिया ना वही काम आपको करना पड़ेगा। ये किसने बोला? IUPAC ने। तो IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम है, लेकिन यहाँ पर अपन नामकरण पढ़ रहे हैं तो वही करेंगे। ये एक हिसाब से पंडित है जो सभी का नामकरण पुजवा के और इनकी नामकरण करेगा। तो देखो, अब IUPAC नामकरण में क्या करते हैं कि डायरेक्ट टीचर्स सीधे नियम लिखा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें चलना है स्टेप बाय स्टेप, छोटे से बड़े की तरफ। आपको ऐसे मान लो कि आपको केमिस्ट्री जीरो हो, आप केमिस्ट्री में, वहां से अपन केमिस्ट्री शुरू करने, है ना। अब जिसको कुछ आ रहा है ना, वो भी चैनल देखें, वो भी वीडियो देखें, है ना, उसका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। अब किसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है वो इस वीडियो को देखेगा तो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेगा। अब किसी बच्चे का जो फोबिया सेट हो रखा है कि मेरे को केमिस्ट्री आती नहीं है, वो इन वीडियोस को शुरू से देखें, पिछले वाले 3 लेक्चर्स को देखते देखते आगे बढ़े। आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, हमारी प्रोसेस को फॉलो करते जाओगे, आपको एकदम ईजी लगेगा हर चीज, है ना बच्चों। तो देखो, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कैसे नामकरण होगा, कैसे नामकरण का तरीका होता है ना। वापिस मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, IUPAC नामकरण। ठीक है, नामकरण करते हैं, नावण पुजवाते हैं, चलो पंडित को बुलाओ भाई, लापसी वापसी बनती है ना। तो देखो, जैसे मान लो कि किसी भी आदमी का नाम होता है, जैसे नाम ले अपन, एक कोई भी आदमी का नाम ले ले। जैसे मैंने एक नाम ले लिया मुकेश कुमार गोदार, ये मेरे एक अजीज मित्र हैं, इनके नाम से मैं आपको IUPAC का कंसेप्ट समझाऊंगा। देखिए, इनके नाम में आपको कितने भाग दिखाई दे रहे हैं? 3। ये है इनका फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर ये इनका है मिडिल नेम, और ये इनका लास्ट नेम बोल दो या क्या बोल दो, इनका क्या है? सरनेम। अब भाई IUPAC वाले भी इसी तरीके से नामकरण कर रहे हैं। IUPAC वालों ने भी यही काम किया है। जैसे हमारे मुकेश जी का नाम है ना, मुकेश कुमार गोदारा, उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया कि कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक का पहले एक फर्स्ट नेम लिखा, बीच का नाम लिखा और लास्ट में सरनेम लिखा। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो आप, है ना, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, है ना, तो वो खुद कार, पिताजी कार, फिर लास्ट में सरनेम लगाता है गड़ा, है ना। तो इसी प्रकार IUPAC ने भी यही काम किया कि पहले आपको लगाना है पूर्व लग्न या प्रतिस्थापी का नामकरण, फिर मेन कार्बन की संख्या, और लास्ट में दादाजी का नाम, अनुलग्न या मुख्य क्रियात्मक समूह। ये जो जितने भी नाम आ रहे हैं आपके, ये सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, आप बोर्ड पर बने रहें, है ना बच्चों। तो देखें, आगे बात करते हैं अपन। एक इस नाम के माध्यम से मैंने आपको बताया, अब मैं आपको IUPAC की ओर ले जा रहा हूं, समझना ध्यान से। IUPAC का नामकरण कैसे होता है कि सबसे पहले नामकरण करने के लिए आपको लगाना है पूर्व लग्न। क्या लगाना है बच्चों? पूर्व लग्न। फिर आपको लिखनी है कार्बन की संख्या, जिसको बोलते हैं वर्ड रूट, और उसके बाद में आपको लगाना है अनुलग्न। क्या लगाना है बच्चों? अनुलग्न। ठीक है, पूर्व लग्न भी 2 टाइप से होगा, एक तो सेकेंडरी पूर्व लग्न, एक प्राइमरी पूर्व लग्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स।
ठीक है, ये 2 डिग्री प्रफिक्स और ये 1 डिग्री प्रफिक्स। कार्बन की संख्या इसको बोला जाता है वर्ड रूट। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ड रूट। और अनुलग्न को इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। ये भी 2 टाइप से होगा, पहले लगाना है 1 डिग्री सफिक्स और फिर लगाना है आपको 2 डिग्री सफिक्स। अब ये चीज़ें है क्या क्या, है ना, इनको एक बार मैं, है ना, डब्बे में डाल देता हूँ सबको, ताकि ये आपको थोड़ी सी ध्यान केंद्रित करने वाली लगे। अब देखो, इसमें जो 2 डिग्री प्रफिक्स है वो सबसे पहले लिखना है हमें, उसके बाद में 1 डिग्री प्रफिक्स, उसके बाद में वर्ड रूट, उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स और उसके बाद में 2 डिग्री सफिक्स। तो देखो, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं। यहां पे मैंने, मान लो, इधर एक एग्जाम्पल लिया। बस पहले बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब देखिए इधर कि यदि आपको इसका नामकरण करने को बोले तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या है? पहले पूर्व लगन, कार्बन की संख्या, अनुलग्न। पूर्व लगन भी कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यहाँ पे वर्ड रूट, यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स और फिर यहाँ पे क्या? 2 डिग्री सफिक्स, है ना। अब 1 डिग्री 2 डिग्री में अगर पहले कंफ्यूजन हो रहा है तो अपन पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलो, इसको अपन जो पूरा टॉपिक रहेगा हमारा उसमें अपन देख लेंगे। और वीडियो लंबा भी हो जाएगा हमारा अगर आप आज अपन ने ये पूरा कंसेप्ट किया तो बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले आप इसको डायरेक्ट समझें। पूर्व लगन, कार्बन की संख्या और अनुलग्न ये क्या है, पहले बिल्कुल जीरो से समझते हैं। देखो, पूर्व लगन क्या है? पूर्व लगन में नामकरण करते हैं अपन किसका? प्रतिस्थापिक। किसका लिखते हैं बच्चों? प्रतिस्थापिका। कार्बन की संख्या जो मैंने आपको कल बताई थी, अगर 1 कार्बन है तो आपको नाम लिखना है मेथ, कार्बन का नंबर 2 है तो आपको नाम लिखना है एथ। ऐसे करते करते आगे अल्टरनेट बढ़ता जाएगा, है ना। प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जो मैंने आपको कल की वाली क्लास में बता दिया था। अनुलग्न, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सफिक्स, इसमें आपको लिखना है मेन फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे दादाजी है ना। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जेठालाल चंपकलाल गड़ा का, वैसे ये चंपकलाल है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह, जो लास्ट में जुड़ा रहेगा, इन सब की भी टेबल आएगी आगे। अब देखो, प्रतिस्थापी क्या होता है? प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है कि एक को रिप्लेस कर दिया, जो कोई भी श्रेष्ठ आया और उसने अपने से हल्के को यहाँ से हटा दिया। जैसे मान लो कि ये एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी दिखाई दे रही है आपको? 3। अब इस हाइड्रोजन को एक हटाने वाला यौगिक आ गया, एक परमाणु आ गया, मान लो कौन? फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया। वो बोलेगा कि भाई साहब मैं बैठूंगा तेरी जगह, तो ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगी और यहाँ पे एक कौन लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। इसका नामकरण करना है हमें। तो ये प्रतिस्थापी के अंदर अगर आपको जनरली कौन दिखाई देंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इनमें से कोई दिखाई दे तो इनका आपको नाम का पहला अक्षर लिखना है पूर्व लगन। फ्लोरो, Cl का क्या हो जाएगा? क्लोरो, Pr का क्या हो जाएगा? ब्रोमो, और आयोडीन का क्या हो जाएगा बच्चों? आयोडो, है ना। और ये मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूं, लेकिन आपको सबको ये इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि आईयूपीएससी के जो रूल है वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। यहाँ पर अपन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट इनका नामकरण करेंगे। अब अल्फाबेट में प्रॉब्लम आती है, अपन जैसे एथ बोलते हैं तो कोई बच्चा एथ को ए से शुरू मान लेता है, वो ई से शुरू होती है स्पेलिंग, है ना। तो यहाँ पे फ्लोरो की आप ऐसे याद रखें, ये फ्लोरो, क्लोरो के लिए CHLORO, है ना। ब्रोमो, इसको इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे। आयोडो, आयोडो का आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान दें आप, ठीक है। और कार्बन की संख्या है वो भी अपन इंग्लिश में लिखेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप है वो भी इंग्लिश में लिखेंगे। हमारे जो नामकरण रहेंगे, समझाऊंगा मैं आपको हिंदी में, लेकिन नाम लिखेंगे सारे अपन इंग्लिश में, ठीक है ना। क्योंकि उसी चीज को हिंदी में भी वही बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब सबसे पहले आपको पता है क्या लिखना है? पूर्व लगन। पूर्व लगन में किसका नाम लिखना है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में जनरली कौन दिखाई देगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो यहाँ पे कौन दिखाई दिया आपको? क्लोरो, Cl दिखाई दिया, है ना। कितने नंबर पे दिखाई दिया? 1 नंबर पे। कितने नंबर पे दिखाई दिया? 1 नंबर पे। अब आप बोलोगे सर इधर से गिनेंगे तो 4 नंबर पे आएगा। नहीं भाई साहब, इसकी थोड़ी बहुत तो इज्जत है ना। इसको प्रायोरिटी दो, क्योंकि ये आके बैठा है, हाइड्रोजन को हटाया, इसने इतनी मशक्कत की है, इसके बाद ये आके बैठा है, तो इसको अपन कितना नंबर देंगे? 1, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ जुड़ा है ना। ये ध्यान रखना कि अपन प्रतिस्थापी का नाम वहां लिखेंगे जी। आप प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देने का कोशिश करना है जब केवल प्रतिस्थापी आए तो, है ना। तो यहाँ पे 1 नंबर पे कौन आया बताओ?
क्लोरीन आया तो इसका क्या लिखेंगे अपन, 1 क्लोरो, ठीक है। और अब कार्बन की संख्या, कार्बन कितने हैं इधर 4, 1 2 3 और 1 4, तो 1 क्लोरो, और यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है, तो ये नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि अभी सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इस आईयूपीएसी नामकरण को अपन आगे वाली क्लास में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे पूरा, जो आपके 12th में पूरी तरीके से काम में आती है। ये बात थी बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको ये बताया, या मैंने आपके दिमाग में ये समरी सेट कर दी है कि पूर्व लगन पहले लगाना है, फिर कार्बन की संख्या लगानी है, फिर अनुलग्न लगाना है ना। बाकी आगे वाली क्लास में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से जो प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, किस प्रकार साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं, किस प्रकार से डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं, किस प्रकार से एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब का नामकरण करते हैं। तो इसी आज बेसिक के साथ अपनी ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे वाली जो आईयूपीएसी क्लास है वो आते ही आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।